नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूडोमिना क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ेंगे जैनेंद्र कुमार की कहानी पाजिब में निहित बाल मनोविज्ञान के बारे में, कि उन्होंने इस कहानी के माध्यम से बाल मनोविज्ञान की चर्चा की है। इसके बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा जो है जैनेंद्र कुमार और पाजिब कहानी की पृष्ठभूमि को जान लेंगे। तो जो प्रेमचंद्र हैं, उन्होंने जैनेंद्र को हिंदी का गोरखी कहा था। अगर आप लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं तो नेट में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैनेंद्र को हिंदी का गोरखी किसने कहा था, तो प्रेमचंद ने कहा था। इसके पीछे दोस्तों एक कारण है, क्योंकि जैनेंद्र जो है वो अपनी पढ़ाई छोड़कर स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए थे और कई बार जेल भी जा चुके थे, है ना। तो जैनेंद्र की क्रांतिकारी पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ एवं उनकी जेल यात्रा ने प्रेमचंद्र को काफ़ी प्रभावित किया था। उनके मन में एक युवा लेखक के प्रति समादर का भाव जागृत हुआ था। तो प्रेमचंद ने इसी भावभूमि पर चढ़कर जैनेंद्र की प्रशंसा की थी। जैनेंद्र ने प्रेमचंद्र के निकट संपर्क में रहते हुए भी अपने लिए एक अलग रास्ते की तलाश की, जो कि प्रेमचंद्र से काफ़ी अलग था। प्रेमचंद ने कहानी लेखन की जो परंपरा शुरू की थी, तो जैनेंद्र ने जो है उससे हटकर अपनी कहानियाँ लिखी है। उससे हटकर ही इनको कहानी लेखन के लिए जाना जाता है। अगर हिंदी साहित्य जगत में प्रेमचंद के बाद कोई अच्छे कहानीकार रहे हैं, बड़े कहानीकार रहे हैं, तो वे जैनेंद्र ही हैं। क्योंकि प्रेमचंद्र जहाँ सामाजिक यथार्थ को लिखते थे, आदर्शवाद को लिखते थे, वहीं जैनेंद्र ने मनोविज्ञान के ऊपर कहानियाँ लिखी हैं, है ना। प्रेमचंद्र जो थे वो सामाजिक चिंताओं के कथाकार थे, लेकिन जो जैनेंद्र थे वो व्यक्ति मन की चिंताओं के कथाकार हैं। प्रेमचंद्र के समानांतर यदि जैनेंद्र के कथा संसार को देखें तो पता चलता है कि इन्होंने वो काम नहीं किया जो प्रेमचंद्र ने किया था। जैनेंद्र कुमार की कहानियाँ व्यक्ति के अंतर जगत की बड़ी बारीकी से अध्ययन करती है, और पाजिब इसका अपवाद नहीं है। यहाँ भी पाजिब का खो जाना यथार्थ के कई सारे पहलुओं को उद्घाटित करता है। पाजिब खो जाने के बाद आशुतोष से पूछताछ की जाती है। मतलब इसमें क्या है कि एक मध्यम वर्ग के परिवार की कहानी है ये, है ना। मध्यम वर्ग परिवार की कहानी की प्रतिनिधि कहानी है, बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है ये। इसमें क्या होता है कि एक माता पिता है और उनका बेटा आशुतोष है और उनकी बेटी एक मुन्नी है, और साथ में इसमें एक बुआ भी है, और इसमें आशुतोष के एक चाचा भी हैं। तो इसमें क्या होता है कि बुआ घर पर आती हैं, तो जो मुन्नी है वो बाहर खेल रही होती है, देखती है कि उसकी सभी सहेलियों के पास पायल है, लेकिन उसके पास पाजिब नहीं है। तो वो घर पर आती है, फिर अपने पिताजी से कहती है, तो उसके पिताजी कहते हैं हाँ हाँ बाद में दिला देंगे। फिर वही बात वो अपनी बुआ से कहती है, तो उसकी बुआ कहती है ठीक है, अगली बार आऊँगे तो तुम्हारे लिए पाजिब लेकर आऊँगे। तो जब उसकी बुआ अगली बार आती है तो उसके लिए पाजिब लेकर आती है, तो आशुतोष देखता है, तो आशुतोष कहता है कि बुआ मेरे लिए तुम साइकिल लेकर आना। तो उसकी बुआ कहती है ठीक है, अगली जब तुम्हारा जन्मदिन होगा तब मैं तुम्हें साइकिल दे दूँगी। तब इसी बीच में क्या होता है कि एक पाजिब खो जाती है और एक पाजिब ही उसकी माँ को मिलती है। तो मध्यम वर्ग में तो सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि भाई साहब आभूषण खो गया है। तो आभूषण एक मध्यम वर्ग के लिए कितना ज़्यादा आवश्यक होता है, कितना ज़्यादा महंगी वस्तु होती है ना। तो अब यहीं से जो है सारी घटनाएं पाजिब के ऊपर चलने लगती है, सारी गतिविधियां, है ना, सब चीज़ पाजिब के ऊपर ही यहाँ पर निर्भर है। तो अब पाजिब खो गई, तो सबसे बड़ी घटना तो ये है कि पाजिब खो गई। तो अब जो है सबसे पहले उनका जो नौकर होता है बंसी, उसके ऊपर शक करते हैं ये लोग। तो बंसी कहता है नहीं मैंने नहीं लिया। फिर जो आशुतोष होता है वो नई पतंग खरीद के लाया होता है, तो उसके ऊपर शक करते हैं कि बंसी ने लिया होगा, बंसी से सॉरी आशुतोष ने लिया होगा। तो आशुतोष से पूछते हैं, तो आशुतोष मुंह फुला लेते हैं क्योंकि उसे पता है कि उसने नहीं लिया। तो इसी तरीके से फिर आशुतोष जो है छुन्नू जो उसका दोस्त होता है उसके ऊपर आरोप लगा देता है। तो इसी तरीके से ये जो क्रम है चलता रहता है। फिर वो कहता है कि पतंग वाले को दे दी। तो इसी तरीके से फिर अचानक से एक दिन क्या होता है कि बुआ आ जाती है। बुआ कहती है कि एक पायल तो मेरे पास रह गई थी, है ना, मुझे लगा तुम लोग परेशान हो गए तो इसलिए मैं तुम्हें पायल देने वापस आ गई। तो यही पूरी कहानी जो है इस तरह से चलती रहती है। तो यहाँ पे क्या है कि पाजिब खो जाने के बाद आशुतोष से पूछताछ की जाती है। माँ बाप उसे तरह तरह के सवाल करते हैं। इन सवालों में ही मध्यवर्गीय चरित्र का यथार्थ झलक उठता है। छोटी छोटी चीज़ों के प्रति इतनी आसक्ति और दूसरों के प्रति अविश्वास इस वर्ग की स्थायी पहचान है, मध्य वर्ग की पहचान। यहाँ वस्तु की कीमत व्यक्ति से ज़्यादा आकी जाती है। तभी तो दुनियादारी से अनजान बच्चे के साथ लगभग वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा कि चोरी के आरोप में पकड़े गए किसी आदमी के साथ। तो आशुतोष द्वारा कोई जवाब ना दिए जाने के कारण उससे उत्पन्न झुंझुलाहट और घर के अंदर उसे बंद करने की तमाम कोशिशें इस कहानी को ऐसे ही मोड़ देती हैं, जिससे इसका उद्देश्य अपने आप प्रकट हो जाता है। आशुतोष की चुप्पी में ही उसके पिता का मध्यवर्गीय चरित्र उभरकर सामने आ जाता है। पाजिब की जानकारी हासिल करने के लिए कभी वह आशुतोष को पुचकारता है, प्रलोभन देता है, और कभी उसे यातना देता है। जो व्यक्ति अपने पुत्र के साथ इस तरह का व्यवहार करता है वह दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करेगा, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। तो पाजिब के माध्यम से जो लेखक है वो मध्य वर्ग की संकीर्णता, अवसरवादिता, ढुलमुलपन, लालच और खोखलेपन को दिखाना चाहता है। ठीक है। तो इस कहानी का जो कथाकार है वो स्वयं उसका पिता ही है। आशुतोष का पिता ही जो है कथाकार है जो इस कहानी को लिख रहा है। तो जो पाजिब कहानी है ये पाजिब कहानी संग्रह में ही सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। पाजिब कहानी पाजिब संग्रह में ही वर्ष 1953 में, ठीक है, इसका प्रकाशन हुआ था। तो जैनेंद्र जो है वो मन के भीतर की हलचल के सबसे बड़े कथाकार हैं, जो कि इन्होंने
बाल मनोविज्ञान के ज़रिए दिखाया है। तब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं कि ये एक बाल मनोविज्ञान की कहानी है कैसे। इसमें बाल मनोविज्ञान कैसे झलक आता है उसको देखेंगे हम। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि ये एक प्रतिरोध का मनोविज्ञान है, क्योंकि बच्चे का इसमें विनम्र प्रतिरोध दिखाया गया है, मुँह फुलाना। जब सबसे पहली बार उसका पिता उससे पूछता है कि पायल खो गई है ना? जैसे ही बच्चे से कहा जाता है कि तुमने पाजेब तो नहीं देखी आशु, पाजेब खो गई है, तभी बच्चा मुँह फुला लेता है कि मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? वो सोचता है कि क्या इन्हें नहीं पता कि मैंने पाजेब नहीं ली है ना? ये सुनकर बच्चा भीतर से ही आहत हो जाता है कि उसे चोर क्यों समझा जा रहा है, जबकि उसने तो चोरी की ही नहीं है। लेकिन बच्चे पर लगातार दबाव हमारी प्रचलित समझ पर सवाल खड़ा करता है ना? हम इतने बड़े हैं, हमारी समझ पर ही तो सवाल खड़ा कर रहा है। तो माता पिता जो है उस पर निरंतर दबाव डालते हैं कि उसने ही चोरी की है। तो विवशता में आकर वो अपराध स्वीकार कर लेता है। जब बार बार किसी चीज़ से कोई चीज़ पूछी जाएगी और वो बार बार मना कर रहा है कि मैंने नहीं ली, तो अंत में आकर तो वो उस चीज़ को मान ही लेगा कि हाँ, ये अपराध मैंने ही किया है। और फिर वो क्या करता है, चोरी की गता भी गढ़ लेता है। और आशुतोष फिर अपने पिता से कहता है कि हाँ, मेरे साथ चुन्नू गया था, हमने उस पतंग वाले को पाजेब दी है। और फिर उसका मित्र चुन्नू जो होता है वो भी अपराधी होने पर उसके साथ इस पर खड़ा हो जाता है। अब देखिए कि इस कहानी में क्या मनोविज्ञान है कि अगर परिवार में एक बच्चे को कुछ दिया जाता है तो दूसरे बच्चे में भी ईर्ष्या पैदा हो जाती है। और फिर ये ईर्ष्या क्या होता है कि बच्चों की स्वाभाविक लालसा से उत्पन्न होती है। आशुतोष बुआ से कोई वस्तु नहीं पाता, पर साइकिल का आश्वासन पाकर संतुष्ट हो जाता है। मुन्नी द्वारा पाजेब की मांग और आशुतोष द्वारा साइकिल की मांग में केवल रुचि भेद का ही अंतर नहीं है, बल्कि जैविक अंतर भी है। और परिवार में लड़की तथा लड़के के पालन पोषण में किया जाने वाला अंतर भी है। परिवार में लड़के का जन्मदिन एक महत्वपूर्ण तिथि है, जिसे बहुत ही ज़्यादा उल्लासपूर्वक मनाया जाता है, लेकिन लड़की का जन्मदिन मनाने की परंपरा भारतीय परिवारों में नहीं है। मुन्नी पाजेब पाकर फुदकती, नाचती, सबको दिखाती फिर रही है और आशुतोष अपने जन्मदिन पर मिलने वाली साइकिल की कल्पना में मग्न है। तो उनकी बाल सुलभ चेष्टाओं का लेखक ने कुशल अंकन किया है। बच्चों की स्वाभाविक इच्छाओं, उनकी भोली चेष्टाओं की निर्व्याज अभिव्यक्ति कहानी के शुरू में ही मिल जाती है। तो यह मानो कहानी की प्रस्तावना है और प्रस्तावना में ही लेखक ने मनोवैज्ञानिक तेवर अपना लिया है, जो बालकों के आपसी संवाद, उनकी बाल सुलभ चेष्टाओं को प्रकट करता है। ठीक है। लेकिन चांदी की एक पाजेब खो जाना परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। ये एक वस्तु की अनुपस्थिति नहीं, आभूषण की अनुपस्थिति है। आभूषण का भारतीय मध्य परिवारों में विशेष महत्व है, इसलिए पाजेब का खो जाना तुरंत चोरी में बदल जाता है और फिर वही चोरी का इल्जाम आशुतोष पर लग जाता है। इस तरह से चोरी शक को जन्म देती है। तो जब चुन्नू से भी इस बारे में पूछा जाता है तो वो भी जो है प्रतिरोध करता है, क्योंकि आशुतोष ने कहा कि चुन्नू ने ली है। तो जब चुन्नू से पूछा जाता है तो वो कहता है, क्यों रे, तेने कब दी थी? तो इस तरह चुन्नू और आशुतोष पर जब एक साथ दबाव बनाया जाता है तो वो पतंग वाले की कथा को स्वीकार करते हैं कि हाँ, हमने पाजेब जो है पतंग वाले को बेच दी। फिर भी आशुतोष का बार बार यह कहना कि जो उसके पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा। मतलब वो चुन्नू और पतंग वाले दोनों के लिए वो यही कहता है अपने माँ बाप के पूछने पर कि जो उसके पास नहीं हुई तो वो कहाँ से देगा। तो इस तरह से बार बार पूछताछ की यातना से मुक्ति पाने के लिए या किसी अज्ञात डर की आशंका से चोरी का आरोप स्वीकार करना बाल मनोविज्ञान का सूचक है। तो एक मधुरेश हुए बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक कहानीकार जैनेन्द्र कुमार एक पुनर्विचार में जैनेन्द्र कुमार के बारे में एक टिप्पणी की है। उनकी पाजेब कहानी के ऊपर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि सारे सिद्धांत, ज्ञान और प्रेम एवं करुणा के बावजूद पिता का व्यवहार उस दरोगा से अलग नहीं है जो पकड़े गए अपराधी से कुछ भी कहलाकर उसे सिद्ध कर देता है। सिद्धांत में प्रेम और करुणा की बात करके भी हम व्यवहार के स्तर पर तानाशाह से कम नहीं होते। बच्चे अपना नहीं हमारा सच कहते हैं कि अगर हम बच्चों के प्रति तानाशाह हो जाते हैं, फिर बच्चे का मनोविज्ञान किस तरह से काम करता है, किस तरह से वो मतलब अंदर ही अंदर घुटते हैं, अंदर ही अंदर उनके अंदर द्वंद्व चलता रहता है। तो इस तरह से वो अपना सच नहीं बल्कि हमारा सच कह रहे होते हैं, है ना? यानी कि बच्चे जो हैं वो अपना नहीं हमारा सच कहते हैं। यानी कि हम दुनियादारी के दबाव में बच्चों को इतना आतंकित कर देते हैं कि सत्य के स्थान पर निर्मित सत्य को स्वीकार करते हैं, है ना? जो सत्य हमने बना दिया उसी को हम स्वीकार कर लेते हैं और उस निर्मित सत्य की अभिव्यक्ति करने लगते हैं। तो कहानी के बीच में एक प्रसंग आता है कि पिता के द्वारा प्यार के प्रदर्शन, सच बोलने पर इनाम के लालच के बावजूद आशुतोष पाजेब चुराने के आरोप को स्वीकार नहीं करता, लेकिन बार बार पूछे जाने पर पूछताछ की यातना से मुक्ति पाने के लिए या किसी अज्ञात डर या आशंका के कारण वो यह अपराध स्वीकार कर लेता है कि उसने पाजेब चुन्नू को दी। बालक चोरी के आरोप से इनकार करने पर भी चोरी में शामिल हो जाता है। बालक बुद्धि को चोरी के आरोप से मुक्त होने के लिए यही मार्ग सूझा कि उसे चुन्नू के सिर डाल दे। उसने ये कल्पना भी नहीं की थी कि चुन्नू से भी पूछताछ की जाएगी और उसका झूठ पकड़ा जाएगा। उसका यह आचरण बाल मनोविज्ञान का सूचक है। कहते हैं कि लेखक, मैंने बुलाकर कहा, अच्छा सुनो, देखो मेरी तरफ देखो, ये बताओ कि पाजेब तुमने चुन्नू को दी है ना?
वह कुछ देर कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर रंग आया और गया। मैं एक एक छाया ताड़ना चाहता था। मैंने आश्वासन देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, हाँ हाँ बोलो, डरो नहीं। ठीक बताओ बेटे, कैसे हमारा सच्चा बेटा है? मानो बड़ी कठिनाई के बाद उसने अपना सिर हिलाया। मैंने बहुत खुश होकर कहा कि दी है ना चुन्नू को? उसने सिर हिला दिया कि हाँ दी है। तो इस तरह से इसमें जो है बाल मनोविज्ञान दिखाया। कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपनी माँ की तुलना में पिता से सबसे ज़्यादा डरते हैं, है ना, और जो माँ होती है उनकी हमराज होती है। तो इसी डर के कारण भी जो है उसने इस अपराध को स्वीकार कर लिया। तो कहानी के सभी प्रशंसक हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। हिंदी के एक विख्यात कहानीकार हैं मार्कंडे, जो कि नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार भी थे। तो उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी कहानी की बात। तो इस पुस्तक में उन्होंने अपने समकालीन कहानीकारों पर छोटे छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध लिखे हैं। तो इस पुस्तक के निबंध पर उन्होंने जैनेन्द्र पर चर्चा करते हुए लिखा कि जैनेन्द्र आत्म प्रक्षेपण द्वारा अगर बाल्टी को कुआं कहते तो भी उसके परीक्षण की गुंजाइश होती। वह तो आंख में धूल झोंकते हैं और गंभीर मुद्रा में कहते हैं कि जो आप देख रहे हैं वह भी और नहीं भी है, कि वह है भी और नहीं भी है। तो इस कथन की मीमांसा की जाए तो ज्ञात होता है कि ये प्रगतिशील समझ का आख्यान करता है। यथार्थ को समझने का जिनेंद्र का प्रगतिशील ढंग नहीं है। तो पाजीब का बिच्छू बन जाना सत्य पर झूठ का प्रक्षेपण है। बालक के सत्य को अस्वीकार कर उस पर अपना असत्य थोपना लोक प्रचलन में है। लोक प्रचलन अर्थात जो जमाने ने हमें सिखा दिया है और घर के बड़े लोग बच्चों पर थोपते हैं। जिनेंद्र इस प्रचलन के विरुद्ध कथा को बुनने की कोशिश करते हैं और यह कोशिश हिंदी की महत्वपूर्ण कहानी को जन्म देती है। तो यहाँ पर बच्चों का चोरी का आरोप एक दूसरे पर डालकर उससे मुक्ति पाने की चेष्टा करना, तो ये क्या है, बाल सुलभ चेष्टा से ही बाल मनोविज्ञान को दिखाता है ना। और बच्चे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बच्चे पिता से डरते हैं, माँ से नहीं डरते हैं। तो बाप से बच्चे डरते हैं और माँ को अपना हमराज समझते हैं। ये भी क्या है, एक बाल मनोविज्ञान का तथ्य है। ठीक है। तो जैनेन्द्र कहते हैं कि सच्चाई और प्रतीति के बीच सत्य की तलाश की एक कवायद है। पाजीब कहानी उस कवायद पर खरी उतरने वाली कहानी है, जो न केवल बच्चों का मनोविज्ञान सामने लाती है बल्कि बच्चों को बच्चा मान लेने को बड़ों की प्रतिक्रिया को भी सामने लाती है। हमारे समय के मशहूर कहानीकार हैं स्वयं प्रकाश। उन्होंने अपनी कहानी नन्हा नागरिक बनने की कहानी में लिखा है कि बच्चों को अब बच्चा नहीं समझा जाना चाहिए बल्कि उन्हें जूनियर सिटीजन या नन्हे नागरिक समझना चाहिए। जिनेंद्र की यह कहानी नन्हे नागरिक बनने की कहानी है, ऐसा स्वयं प्रकाश कहते हैं। तो हिंदी के सर्वोत्तम बाल मनोविज्ञान की कहानी में पाजिब सर्वश्रेष्ठ बाल मनोविज्ञान की कहानी है। ठीक है। इसमें जो है बच्चों का निर्मल हृदय घर के दूषित वातावरण अथवा माता पिता के द्वारा किए गए गलत व्यवहार से भी दूषित होता है, और यह भी कहानी के इस भाग में ध्वनित होता है। ये चीज़ भी इस कहानी में दिखाया गया है कि जो बालक आशुतोष है उसके व्यवहार से उसकी द्वंद्वग्रस्त मनोस्थिति स्पष्ट होती है। तो यहाँ पे ये भी दिखाया गया कि जिद्दी बालक के मनोविज्ञान के बारे में भी पता चलता है, क्योंकि जो बालक है वो प्राय सच बोलते हैं। पर जब आशुतोष के इस सच को कि उसने चोरी नहीं की पिता द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और उसे निरंतर संदेह की दृष्टि से देखा जाता रहा, तब उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए छुन्नू का नाम ले लिया, पतंग वाले का नाम ले लिया। सच को ठुकराए जाने पर ही उसने झूठ की शरण ली। तो कहने का मतलब ये है कि आशुतोष को पिता की संदेहपूर्ण दृष्टि से बचने के लिए ही झूठ बोलना पड़ा, जो कि एक बाल मनोविज्ञान की चेष्टा है। क्योंकि बच्चे जो है वो सच बोलते हैं, लेकिन अगर उनके सच को स्वीकार नहीं किया जाता तो वो अपना ही एक झूठ गढ़ लेते हैं। तो जब आशुतोष से बार बार पूछताछ की जाती है और वो झूठ जो है दूसरा आरोप चुन्नू पे लगा देता है, तो इससे ये मनोविज्ञान सामने आता है कि एक झूठ दूसरे झूठ को जन्म देता है या दूसरे झूठ की भूमिका तैयार कर देता है। इस प्रकार झूठ की एक श्रृंखला बन जाती है और आदमी अनचाहे उसमें फंस जाता है। दूसरा मनोविज्ञान तब आता है जब उसे कोठरी में बंद कर देते हैं और उसको कहते हैं कि अपने चाचा के साथ जाओ पतंग वाले के पास, लेकिन उसका फिर तब जिद्दी स्वभाव सामने आता है। तो इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक तथ्य यह है कि जिद जो है किसी व्यक्ति का प्रकट दृढ़ निश्चय हो सकता है, पर वह एक प्रतिक्रिया भी हो सकती है जो किसी बात का विरोध करने के लिए अथवा झूठ को सच सिद्ध करने के लिए असफल कोशिश के उद्देश्य से व्यक्त हो सकती है। और तीसरा मनोवैज्ञानिक तथ्य तब सामने आता है जब बच्चे को रुपया पैसा उसे बहलाया फुसलाया जाता है, लालच दिया जाता है कि तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें ये देंगे वो देंगे, है ना। जब उसके ऊपर सख्ती का असर नहीं हुआ आशुतोष के ऊपर, तो उसको 1 रुपये का लालच काम कर गया और आशुतोष जो है चाचा के साथ पतंग वाले के पास जाने के लिए तैयार हो गया था। तो यहाँ पे ये मनोविज्ञान छिपा है कि बच्चे को वांछित मार्ग पर लाने के लिए सख्ती के बजाय उसे ललचाकर बहलाकर काम चलाना अधिक उपयुक्त है। इस प्रसंग से ये भी प्रकट होता है कि बच्चे को फुसलाना आसान है और सख्ती करने से अथवा पिटाई करने से वह जिद्दी और ढीठ हो जाता है। तो पाजिब कहानी के तीसरे मोड़ पर आशुतोष पर दबाव डाला जाता है कि वो अपने चाचा के साथ पतंग वाले की दुकान पर जाकर उसे लौटाकर पाजिब वापस लाए। इसके लिए पहले वो तैयार नहीं हुआ, बाद में वो गया भी तो रास्ते से भाग आया। उसे डर था कि वो पतंग वाले से क्या कहेगा, क्योंकि उसने पतंग जो है
छुन्नू द्वारा पाजेब बेचने की मनगढ़ंत कहानी पिता को बताई थी। वो सोचता है कि पतंग वाले का सामना किस मुंह से करेगा, तो इसी ऊहा-पोह में वो रास्ते से लौटकर भाग आता है। तो इसमें इसके पीछे क्या मनोविज्ञान है? इसके पीछे है कि इससे बालक की मानसिक स्थिति का, उसकी दुविधा का पता चलता है। दुविधा का कारण उसकी ये चिंता है कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा। वह झूठ जो उसने पिता द्वारा निरंतर पूछताछ से तंग आकर बोला था। तो इससे ये मनोविज्ञान सामने आता है कि बच्चे प्राय सच बोलते हैं, पर किसी दबाव या लालच के कारण ही वो झूठ का सहारा लेने पर विवश होते हैं। झूठ बोलना उनकी विवशता हो सकती है, स्वभाव नहीं। जब आशुतोष जो है बीच रास्ते से ही भाग कर आ जाता है, पतंग वाले के पास नहीं जाता अपने चाचा के साथ, तो यहाँ पे क्या है कि उसके पिता उसके साथ सख्ती करते हैं। तो यहाँ पर एक मनोविज्ञान छुपा है कि जो सख्त व्यवहार और मारपीट से बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। प्यार, दुलार या लालच से उन्हें वांछित दिशा की ओर मोड़ा जा सकता है। तो पाजेब कहानी का उद्देश्य है बालकों के मनोविज्ञान को स्पष्ट करना। उनके मनोविज्ञान को समझकर ही माँ बाप उनके साथ संतुलित व्यवहार कर सकेंगे। बच्चों में खिलौने की स्वाभाविक लालसा होती है और बच्चों में आभूषण पाने की। इसलिए मुन्नी को बुआ के द्वारा पाजेब मिली और आशुतोष को साइकिल का आश्वासन। साइकिल जन्मदिन पर मिलती है, तब वो बाजार से पतंग ले आया। बालक की यही स्वाभाविक चेष्टा है। तो अंत में उत्कर्ष पर पहुंचकर कहानी का अंत एकदम रोचक हो जाता है। इस रोचकता में पाजेब का आकस्मिक रूप से मिल जाना भी सहायक हुआ। इस रोचक अंत और आकस्मिकता से लेखक की कहानी कहने की कला का परिचय मिलता है। छोटे छोटे वाक्यों, सरल शब्दों, स्वाभाविक संवाद योजना, मनोवैज्ञानिक तथ्यों के समावेश से जैनेंद्र एक कुशल कहानीकार सिद्ध होते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।